नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी आदि के भी एग्ज़ाम हमारे शुरू हो चुके हैं। एसएससी सीजीएल का तो शुरू हो चुका है और एसएससी जीडी की भी तारीख आ गई है। तो इसी क्रम में आपको फास्ट रिवीजन के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं। जो हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन यहाँ से 101% पूछे जाएंगे। उसी सीरीज में 20 क्वेश्चन की हम आपको ये सीरीज दे रहे हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से गुलामगिरी का लेखक कौन था। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो जैसा कि आप जानते हैं, गुलामगिरी बहुत ही फेमस पुस्तक है। हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले। आइए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि पश्चिम भारत में ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया और 1873 में ज्योतिबा ने सत्य शोधक, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उद्देश्य था कि समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सकें। उन्होंने सभी वर्गों के अनाथ एवं स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं भी खोली और ज्योतिबा ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। ये एक इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ये बहुत आपको हेल्प करेगी। इस तरह के आप प्रश्न देखते रहिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये जो हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनको आप देख करके जाइए। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन पहला है राव बहादुर श्रीनिवास, ऑप्शन दूसरा है सर अकबर हैदरी, ऑप्शन 3 है सर ए.पी. पेट्रो और ऑप्शन डी है के.टी. पॉल। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर के.टी. पॉल है और 12 सितंबर 1930 को सेंट जॉन्स पैलेस लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में यह हुआ था और सम्मेलन में भारतीय सहयोग का प्रतिनिधित्व टी पॉल ने किया था, जबकि उसने 29 संगठनों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आरंभ किसने किया। होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। देखिए, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन किस पार्टी, ये इसका आंसर होगा होम रूल पार्टी ने। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ होम रूल पार्टी ने किया था और गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहुत बड़ी जीत है, होम रूल आंदोलन के लिए बहुत बड़ी सफलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया था। यहां भी आपका एक प्रश्न छुपा हुआ है कि 1938 में कौन सा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और किसकी अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। जिसका पहला ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो हरिपुरा कहाँ है, हरिपुरा आपका पड़ता है गुजरात में। तो इसका आंसर हो गया एक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, जय कुमारी, अमृत कौर और अरुणा आसफ अली। तो इसका आंसर है आपका सरोजनी नायडू। मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर बनने के बाद 1906 जब भारत वापस लौटे तो धर्मनिरपेक्ष उदारवादी राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी के समर्थक थे। भारत आते ही वे कांग्रेस में शामिल हो गए और 1906 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के सचिव का काम भी किया। जिन्ना ने मुस्लिम संगठन का विरोध किया और 1906 के बाद जिन्ना ने सभी जनसभाओं में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। इसी कारण से सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की संज्ञा दी। ये देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक
किसने लिखी? इंडियन स्ट्रगल भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देखिए आपके पुस्तकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है उनको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस ने ये लिखी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? करमचंद गांधी कौन थे? गांधी जी के पिता थे। ये पोरबंदर के थे, राजकोट के थे, या बाकानेर के थे, या उपरोक्त सभी? तो ये जो करमचंद गांधी थे ये सभी जगह के दीवान रहे थे। आइए हम अपना इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? आइए देखिए कितना ये रोचक प्रश्न है, ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा। मीरा बेन ने कहा था, सरोजनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही आंसर है कि सरोजनी नायडू ने इन दोनों को महात्मा कहा था। ये इसका व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। यह भी आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1931 में हुआ था, 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई और 5 मार्च 1931 को ये फैसला हुआ था, समझौता हुआ था और इस पर हस्ताक्षर हुआ था। और गांधी इरविन समझौते को कहा गया। सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप, ऑप्शन ए बेलेजली, ऑप्शन बी जॉन एडम्स, सी डलहौजी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर होगा बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों को स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया था। इसके अनुसार समाचार पत्र का संपादक, प्रकाशक और मुद्रा का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। तो आइए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? इसका ऑप्शन ए है मुसलमानों को, ऑप्शन बी है सिखों को, ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति को, या ऑप्शन डी है बौद्धों को? तो इसका सही आंसर है बौद्धों को। इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत नहीं दिया था। ब्रिटिश भारत में मुसलमान, सिख तथा ईसाइयों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया था, परंतु 1892 में मैकडोनाल्ड पंचायत के द्वारा नए कानून के अनुसार अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज से अलग कर विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, लेकिन इसमें बौद्धों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रखा गया था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था कौन सा था? नंबर ए प्लासी का, नंबर 2 बक्सर का, और नंबर 3 वांडीबास, नंबर 4 पानीपत का। तो इसका सही उत्तर है प्लासी का जो युद्ध हुआ था। इससे जो अंग्रेजों की वास्तविक 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अपने सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर नवाब बना। प्लासी के युद्ध में भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन ये युद्ध नहीं एक षड्यंत्र था, जैसा कि आप जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 1, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी सर हारकोर्ट बटलर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग बने थे पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। घोषणा पत्र में भारत के कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत में क्राउन का शासन आ गया था और भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्य वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था कहां से? चंपारण सत्याग्रह से, रोलैक्ट एक्ट से, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस से, या खिलाफत आंदोलन से? तो ये चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा जोड़ा गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कहा गया था बिहार के चंपारण में 3 कठिया पत्ती के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा
नील की खेती के अत्याचार एवं दमन के विरोध में गांधी जी ने 1917 में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था चंपारण में, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा था। गांधी जी ने त्याग, तपस्या और कुशल नेतृत्व को देखते हुए उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? दीवान चमन लाल, लाला लाजपत राय, एन.जी. रंगा या स्वामी सहजानंद? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1920 में M.A. जोशी जोसेफ तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी 1920 में। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय एवं दीवान चमनलाल महामंत्री बनाए गए थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन? तो इसका आंसर है साम्यवादी आंदोलन। अक्टूबर 1920 को ताशकंद में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे M.A. राय के A.T. राय और मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक आदि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि चलाने और षड्यंत्र के आरोप में 21 फरवरी 1924 को अंग्रेजों ने M.N. रॉय, श्रीपाद, अमृत डांगे और आदि को गिरफ्तार कर लिया। अंतिम रूप से मुकदमा मालिनी गुप्ता और मुजफ्फर अहमद उस्मानी और दंगों पर चलाया गया और चारों को 4 वर्ष की सजा मिली। और कानपुर षड्यंत्र केस के नाम के बाद सत्य भक्तों ने 1 सितंबर 1924 को भारत के साम्यवादी दल की स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी मदन मोहन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखिए 19 अगस्त 1932 में मैकडोनल्ड वाली जो अभी मैंने आपको प्रश्न बताया था, उसमें महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में सांप्रदायिक पंचायत को लेकर के एक हुआ था, जिसमें 5 दिन के लिए लगातार महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने या वायसराय ने? तो गवर्नर ने ली थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 1935 के अधिनियम के अनुसार वायसराय के पद को गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया था। अतः पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का क्या नाम था? लुई फिशर, विलियम एल सेवर, बेब मिलर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। आइए देखते हैं आपके पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे। बेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनके साक्षी थे। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना योजना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। तो इसमें आपको कौन लग रहे हैं सबसे गर्म दल के नेता कौन थे? हमारे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ही ये आरोप लगाया था। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने भारत में उग्रवाद का नेतृत्व किया और तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका वाला आरोप लगाया। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए है जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। सर शंकर नारायण ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अंततः इस जघन्य हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग गठित किया गया था। तो हंटर आयोग हमारा किस लिए गठित किया गया था? यहाँ से भी एक हमारा प्रश्न बनता है। तो इन 20 प्रश्नों के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें डिस्कस किए गए हैं, जो आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं SSC, CGL और GD या यूपी बंद दरोगा या यूपी पुलिस, सभी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।